तो बच्चों ये एक बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है साउंड का। कह रहे हैं इसके अंदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली सोर्स की होती है, बात समझ में, और जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की होती है। वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, ये बात याद रखिए। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, तो बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछे हैं पर मिनट, बात समझ में। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में लिखी हो तो वही बेसिकली क्या है, एक सेकेंड के वाइब्रेशंस है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, तो वो कितने 100 है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ए सेकेंड ये कितने बच्चों 100 है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ए मिनट, मिनट में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये सिंपल कितना आएगा बच्चों 6000 आ जाएगा। और ये क्या चीज होगी, इसकी कोई यूनिट होगी, क्योंकि बेसिकली नंबर हमसे पूछा है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एंड 6000 नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए मिनट विल बी द आंसर। ओके, समझ में आया? नाउ यू सी इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दोज क्वेश्चंस जो हमने आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ये उसी का एक क्वेश्चन है बच्चों। 41 क्वेश्चन है। ए साउंड सोर्स सेंड्स waves of 400 hertz, so what is given to you, frequency is given to you and it is equal to 400 hertz। ठीक है, आपको क्या चीज दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके, it produces waves of wavelength 2.5 meters। आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पर, यानी लैम्डा कितनी दे रखी है 2.5 मीटर्स दे रखी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, हमसे क्या पूछा है इसके अंदर, हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज, वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले वेलोसिटी के फार्मूले को जरा क्लियर कर लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्लियर होगा तो इस जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए जर्नल फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, कोई मुझे बताए। वेलोसिटी का जो जर्नल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले वेलोसिटी का तो खाली हम डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डिस्टेंस की जगह अगर हम ये जो वैल्यू है डिस्टेंस की, इसकी जगह हम 1 वेवलेंथ लिख लें। क्या लिख लें बच्चों, 1 वेवलेंथ। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं 1 वेवलेंथ। तो 1 वेवलेंथ ट्रेवल करने में जो साउंड वेव है उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है 1 टाइम पीरियड लगता है। सब बच्चों को ये बात पता है? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। क्या मेरी बात समझ में आती है? नाउ व्हाट इज दिस टाइम कैपिटल टी, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल फॉर 1 लैम्डा। 1 लैम्डा ट्रेवल करने के लिए जो बेसिकली टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो लैम्डा और टी अगर इनका हम रेशियो लेंगे तो यही बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब ये 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टी इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जिसको हम हर्ट्ज में जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस लैम्डा को लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। हेंस हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। तो आप इस फॉर्मूले को अलग से लिख भी लेंगे, ये जरूरत पड़ेगी आपकी। वेलोसिटी ऑफ ए वेव, ठीक है, साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, वेवलेंथ को मीटर में लेंगे और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लेंगे, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी वो किस में आएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ओके, तो हमको क्या चीज निकालनी है यहाँ पर, हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालनी है तो वेवलेंथ कितनी है बच्चों 2.5।
और आपके फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज 100 हर्ट्ज, इट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड इज एज गुड एज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या सबकी समझ में आ गई? ओके, बहुत सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, 44 में कह रहे हैं ए मैन मेक्स ए शॉर्ट एंड लाउड साउंड इन फ्रंट ऑफ ए हिल एंड द इको इज हियर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। तो कोई मैन है, सपोज कोई मैन है, उसने जो है एक साउंड क्रिएट करी और यहां सपोज करिए आपके हिल था, है ना, कोई पहाड़ की चोटी है, ठीक है, और ये साउंड यहां जाती है, टकरा कर वापस आती है, और इस सब में इसको 3 सेकंड लगते हैं। यानी जाने और आने में कितने सेकंड लगते हैं बच्चों? 3 सेकंड लगते हैं। तो जाने में 1.5 सेकंड लगा होगा, बात समझ में आती है? सिर्फ जाने में 1.5 सेकंड लगा होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसने। ये डिस्टेंस कितना था किसी को अभी पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ऑन मूविंग क्लोजर टू द हिल 160 मीटर। तो यहां से ये जो मैन है अगर 160 मीटर आगे आ जाए, कितना मीटर आगे आ गया बच्चों? 160 मीटर। यानी यहां से ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया 160 मीटर ट्रेवल कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आपके जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जो बेसिकली इको है, इको कितनी देर बाद सुनाई देती है? 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में 1 सेकंड ही लगा हुआ साउंड को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए कि डिस्टेंस कितना कम हुआ। देखिए, पहले वाला जो डिस्टेंस था और दूसरा वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है साउंड के ट्रेवल का। अगर आप टोटल टाइम लिखते हैं 3 सेकंड और 2 सेकंड, तो फिर आपको टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो बेसिकली ट्रेवल किया है, जो बेसिकली कम किया है दूसरी बार साउंड ने, उस डिस्टेंस को अगर आप लिखें, खाली आपने लिखा सिंपल डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा? 160 प्लस 160। क्या मेरी बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। ठीक है, 160 जाने वाला और 160 आने वाला, तो ये बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस हुआ इतने मीटर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आया इसके अंदर? डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आया? डिफरेंस ऑफ टाइम आया सिर्फ 1 सेकंड का, क्योंकि शुरू में तो क्या था 3 सेकंड में आ रहा था, अब 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 160 और 160 यानी कि 320 सेकंड, 320 मीटर्स 1 सेकंड में ट्रेवल करती है साउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या चीज निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। इट विल बी इक्वल टू 160 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, हेंस इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, नॉट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर वाला मीटर में होगा, नीचे सेकंड में होगा। कितना हो जाएगा? 320 मीटर पर सेकंड। इत्तेफाक से इसके अंदर आंसर नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये 300 मीटर पर सेकंड है, ये बेसिकली 320 रहा होगा, 320 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या फिर मिस्टेकनली ये जो 160 है, 160 है, ये बेसिकली 150 रहा होगा, ये गलती से 160 टाइप हो गया। क्या मेरी बात सबके समझ में आ गया? न्यूमेरिकल सर नहीं आया। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। दोबारा बता दीजिए। दोबारा सुन लीजिए। फॉरगेट अबाउट द वैल्यूज। ओके, सपोज करिए, ध्यान से सुनिए बहुत अच्छे तरीके से। सपोज करिए मैन यहां पर खड़ा था, ओके, ठीक है, और ये बेसिकली हिल थी। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको अभी हम बेटा कितना मान लें? इस डिस्टेंस को चाहे जो मानिए आप, इसको अभी मानिए ही मत, बल्कि यहां से यहां तक जो साउंड ट्रेवल होकर आ रही थी, वो बेसिकली क्या आ रही थी? वो आ रही थी 3 सेकंड। कितनी आ रही थी? 3 सेकंड में वापस आ रही थी। yes, यानी यहां से यूं जाती थी और वापस आ जाती थी 3 सेकंड में। अब क्या किया ये मैन जो है ना, ये मैन बेसिकली क्या किया कि मैन को थोड़ा सा हमने आगे भेज दिया। कहां भेज दिया? आगे भेज दिया। कितना आगे भेज दिया बच्चों? 160 मीटर आगे भेज दिया। 160 मीटर आगे भेज दिया। अब साउंड को जाने में और आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? अब जाने में और आने में 2 सेकंड लग रहे हैं।
ये बताइए टाइम कितना कम हो गया है, टाइम कितना कम हो गया है? 1 सेकेंड। 1 सेकंड कम हो गया। और डिस्टेंस कितना कम हो गया? डिस्टेंस कितना कम हो गया? 160 मीटर। क्यों 160 हुआ? 160 2 बार कम हुआ, जाने का भी टाइम और आने का भी टाइम। ये अगर आने का भी है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कम हुआ? 320। ये एक्चुअली में जो टाइम है ये जाने का भी है और आने का भी है। ये जाने का भी है और आने का भी है। इको, ये बेसिकली इको का टाइम है ना बेटा, बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब मैं ये आदमियों की तस्वीर तो नहीं मिटाई है मैंने। ये बताइए कि ये पहले वाला जब पीछे था तो जाने जाने का कितना टाइम लग रहा था? 1.5 सेकंड लग रहा था या नहीं? यस सर। और ये दूसरी वाली जो पोजीशन है यहां से यहां तक जाने का कितना टाइम लग रहा था? 1 सेकंड लग रहा था नहीं? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जाने में 0.5 सेकंड लग रहा होगा टाइम साउंड को। यस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर है। बोलिए। तो स्पीड Yes, sir. हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 160 डिवाइडेड बाई 0.5। ये मीटर, ये सेकंड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 160 इंटू 2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 160 और 160 कितने होते हैं? 320 मीटर पर सेकंड। सबके समझ में आ गया? बताइए। यस सर। ओके। सो बच्चों इसके अंदर मिस्टेकनली आंसर इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जब सवाल में थोड़ी तब्दीली की गई होगी तो या तो यहां पर 320 लिखना रह गया या फिर यहां पर 150 लिखना रह गया। ठीक है, उससे कोई उसकी जरूरत नहीं है। ये सवाल, इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान को लेकर। ये सवाल आ सकता है इम्तिहान में। ठीक है बच्चों, जिनके समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग देख लें एक बार। और कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है, दोबारा समझ में आ जाएगा जब देखेंगे बार बार तो। ओके, यस सर। आगे बढ़ो। नाउ यू सी, ये एक अलग सवाल है। ये एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, फिजिक्स का पीडीएफ। उसके अंदर कई सवाल थे, तो उसमें से मैंने एक सवाल लिखा। कह रहे हैं ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू 512 हर्ट्ज। ओके, if sound is traveling at 345 meter per second, what is given to you? Velocity is given to you 345 meter per second is given to you. How many wave peaks wave की peaks कितनी गई होंगी? will reach the eardrum for a person sitting near the fork. fork क्या होता है बच्चों? एक ऐसा होता है ना, चिमटा सा होता है। आपने अपनी क्या नाम है वहां पर देखा होगा, फिजिक्स लैब में अगर गए होंगे तो ऐसे बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ठीक है, आप चाहें तो यूट्यूब पर या आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। एक चिमटा सा होता है ऐसे, एक बालिश का करीब। तो इसको हम बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। बस समझ आई? तो 2 सेकंड में बेसिकली कितनी वेव्स गई होंगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 है या नहीं? बोलिए। 512। यस सर। तो एक सेकंड में कितनी पीक निकाल देगा ये? 512। एक सेकंड में 512। ये जो पीक है ना, ये बेसिकली क्रेस्ट जो है, ये बेसिकली कितनी निकालेगा? 1 निकालेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एक वेवलेंथ में 1 निकालेगा एक टाइम पीरियड में। तो 512 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में कितनी पीक आएंगी बच्चों? ऐसी पॉजिटिव पीक कितनी आएंगी? 512 ही पीक्स आएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कान जो है वो बिल्कुल पास में है, क्योंकि यहां पर लिखा है सिटिंग नियर। ये लिखा ना, ये वर्ड जो लिखा है नियर, तो इसका मतलब ये है कि पहुंचने में, साउंड को पहुंचने में कुछ टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल कान के पास ही है वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है। बात समझ में आई? तो 2 सेकंड में बच्चों कितनी आ जाएंगी? 2 सेकंड में कितनी आ जाएंगी? सॉरी, 2 सेकंड में कितनी आ जाएंगी? 2 सेकंड में एक और बार 512 आ जाएंगी। तो 2 इंटू 512
कितनी हो जाएंगी बच्चों? ये 1024 हो जाएंगी। बोलिए जल्दी से। यस सर। 1024। तो यहाँ एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? स्लाइटली ओवर 1000। सबके समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़ते। ये भी अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूजफुल क्वांटिटी? Which of the following terms is a useful quantity to describe the loudness of a sound? Loudness किस चीज से हम बेसिकली बताते हैं, किस चीज साउंड की? तो याद रखिए जो लाउडनेस है, लाउडनेस ये बेसिकली किसका फंक्शन होती है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है? एम्पलीट्यूड का। और इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड का फंक्शन होती है। तो ये बात मैंने बताई भी है, अगर आप देखेंगे वीडियो में, कि लाउडनेस और इंटेंसिटी को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बात समझ में आई? इन दोनों में बहुत ही कम फर्क है, हालांकि दोनों की बेसिकली यूनिट अलग होगी। तो इंटेंसिटी इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी जो है वो सही आंसर नहीं है, पिच सही आंसर नहीं है, वेवलेंथ भी इसका सही आंसर नहीं। ओके, बात समझ में आई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर इंटेंसिटी होगा। ओके, मैंने इसके लिए आपके लिए देखिए एक डॉक्यूमेंट भी निकाला था जहां से ये क्वेश्चन लिए थे, उसी जगह से। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल ये कोई बेसिकली बर्ड है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए नॉर्मल वॉइस में बोलती है तो जो आपकी वेव है वो बेसिकली ऐसी आ रही है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं जब कभी भी आप बेसिकली मीटर में लेना चाहें वेव को कि कितनी दूर गई, या आप बेसिकली टाइम भी ले सकते हैं जब अगर आप एनर्जी बेसिकली आप प्लॉट कर रहे हो। तो एक्स फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे एक्स ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया या टाइम ले लिया। बहरहाल जब ये बर्ड नॉर्मल आपके चहचहा रही थी, बोल रही थी, तो बेसिकली जो वेव थी वो ऐसी थी, छोटी थी। लेकिन जब ये बिल्कुल आपने देखा ये इसका मुंह कितना बड़ा करके बना रखा है, तो इसका मतलब ये बहुत जोर से चीख रही है ना। जैसे कौवा काव काव करता है, ऐसे बहुत तेज लाउड, बेसिकली लाउडर है यहाँ पर ये। तो आप देखिए कि वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गई है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो एक नॉर्मल एम्पलीट्यूड था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या था, हो गया, बढ़ गया। लेकिन आप साथ के साथ ये भी देखिए कि बेसिकली ये आप देखिए 3 पीक है इसके अंदर। कितनी पीक है? 3 पीक्स, ठीक है ना, 3 पीक्स। तो यहां से लेकर यहां तक इतने टाइम में यहां पर भी 3 पीक्स हैं। बात समझ में? तो ये बर्ड जब ज्यादा इंटेंसिटी से बोलने लगी तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक है। इसके बेसिकली किस चीज पे फर्क पड़ा है बच्चों? इसके एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ा। तो ये चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, ग्राफ्स ऑफ द प्रेशर्स। तो प्रेशर्स का मतलब क्या होता है कि जहां से वॉइस निकल रही है वहां प्रेशर होगा किसी डायफ्राम पे, तभी तो वो एयर को हिलाएगा। याद रखिए जब तक मैकेनिकल मोशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, आवाज निकल ही नहीं सकती। बात समझ में आई? साउंड वेव कभी भी मैकेनिकल मोशन के बिना नहीं निकल सकती, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है ये बेसिकली क्या है? एक तरह से आप इसको समझिए कि प्रेशर पड़ रहा है किसी पर्दे पर या किसी आप ट्यूनिंग फॉर्क पर, जिस प्रेशर की वजह से वो हिलने लगता है। बात समझ में आई? और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हिलने लगता है। और वो फ्रीक्वेंसी किस चीज का फंक्शन होती है बच्चों? जो बेसिकली वॉइस क्रिएटर है, जो वॉइस क्रिएटर है फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? साउंड की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। ओके, इन 2 साउंड्स वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो दोनों बार में इंटेंसिटी उसने बदल दी है, ठीक है। जो भी साउंड क्रिएटर है, यहां पर बर्ड है। द मोर इंटेंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स दैट हैज लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसा है? लार्ज। अब वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या अंडर रूट के, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। ओके, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन एंड हैज ग्रेटर प्रेशर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या मतलब बच्चों? मैक्सिमा का मतलब पीक यानी कि क्रेस्ट, और
मिनिमा का मतलब ट्रफ, बात समझ में आई, मैक्सिमम नहीं। बिकॉज प्रेशर्स आर हायर इन द ग्रेटर इंटेंसिटीज ऑफ साउंड इट कैन एक्सर्ट लार्जर फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट इट एनकाउंटर्स, बात समझ में आई। तो आप बस आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जब भी हम बेसिकली इंटेंसिटीज बढ़ाते हैं साउंड की तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, बात समझ में आई। उसकी क्या चीज बदलती है बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड बदलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes, sir. ओके, पीछे चलते हैं वापस। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्या चीज कह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन वेलोसिटी ऑफ ए साउंड। वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले हम वेलोसिटी का फार्मूला लिख देते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला बच्चों क्या लिखा था बताइए जल्दी से, लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बच्चों बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन वेलोसिटी ऑफ ए साउंड। तो अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएं, अगर हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो यहां से ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वेलोसिटी नहीं बढ़ती है कभी भी, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन होती है, इट इज ए फंक्शन ऑफ, इट इज ए फंक्शन का मतलब डिपेंड, फंक्शन ऑफ मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम एकॉस्टिक प्रॉपर्टी। मीडियम की जो एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका, उनके ऊपर डिपेंड करती है उस मीडियम के थ्रू जाने वाली साउंड की वेलोसिटी, बात समझ में आई। तो होगा क्या, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो क्या होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो बेसिकली लैम्डा कम हो जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दें तो लैम्डा जो वेव लेंथ है वो कैसी हो जाएगी बच्चों, वो आधी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव बनाते हैं, सपोज कीजिए ये एक हमने वेव ड्रॉ करी, ओके, बात समझ में आई। तो यहां से यहां तक बेसिकली ये आपकी लैम्डा है, बात समझ में, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगा वो टी होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगी। क्या सब बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? ओके, नाउ अब इसी वेव के साथ हमने क्या किया, इसी वेव के साथ हमने क्या किया कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हमने वो क्या करी, बढ़ा दी। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमने 2 गुनी कर दी तो ये बताइए ये टाइम पीरियड आधा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो जितनी देर में आपकी एक वेव हो रही थी, जितनी देर में आपके एक वेव हो रही थी, बेसिक आधी वेव हो रही थी, उतनी देर में क्या होगा, उतनी देर में पूरी वेव हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। और बाकी की दूसरी देर में क्या होगा, एक वेवलेंथ और हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, ये बेसिकली लैम्डा इतना रह गया यहाँ पर, और टाइम पीरियड भी इसका इतना रह गया, क्योंकि ये बेसिकली चेंज हुआ है तो यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, एफ डैश 1 अपॉन टी डैश, क्योंकि टी कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है। एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे हम, एम्पलीट्यूड पे क्या असर होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे कोई असर नहीं हो रहा, हम उसकी इंटेंसिटी नहीं बदल रहे हैं, हम उसका प्रेशर नहीं बदल रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो है ये बदलती नहीं है जब तक हम मीडियम नहीं बदलेंगे, जिस मीडियम के थ्रू साउंड जानी है, ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी। हाँ, वेलोसिटी कब बदलेगी, वेलोसिटी उस टाइम बदलेगी जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, बात समझ में आई। ये बेसिकली मीडियम की मैकेनिकल और एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, ठीक है। बोलने वाला कोई भी हो, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, कोई जानवर बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, अगर वो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में बोल रहा है कोई शख्स, तो दूसरी जगह जो आवाज जाएगी वो सेम टाइम पर जाएगी, सेम डिस्टेंस के लिए। सबको क्लियर हो गई ये बात? सर व्हाट इज अकाउस्टिक? बेटा एकॉस्टिक बेसिकली जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे हम कहते हैं डायनामिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम कहते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज, बात समझ में। तो जिस मीडियम के या एनर्जी के जिस नेचर की हम बात कर रहे होते हैं, उसी के लिए हमने एक वर्ड बना रखा है, बात समझ में। जैसे लाइट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, बताइए, कौन बताएगा?
कौन सी? ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही ऑप्टिकल हम लाइट के लिए यूज करते हैं, एकॉस्टिक हम किसके लिए यूज करते हैं? एकॉस्टिक हम साउंड के लिए यूज करते हैं। अच्छा, आपने नाम सुना होगा सुपरसोनिक प्लेन, सुपरसोनिक। तो सोनिक भी बेसिकली साउंड ही है। बेसिकली सोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लेन जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुपरसोनिक प्लेन, कि भारत के पास सुपरसोनिक प्लेन है, अमेरिका के पास सुपरसोनिक प्लेन है। तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है बेसिकली कितनी होती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी प्लेन की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल किसी प्लेन की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सुपरसोनिक प्लेन। सुपरसोनिक प्लेन का मतलब क्या होता है? कि वो साउंड तो बाद में आएगी, प्लेन पहले निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? साउंड मतलब प्लेन पहले निकल जाएगा टारगेट के ऊपर से, और नीचे बैठे हुए लोगों को साउंड उसकी बाद में आएगी, जब वो जाने के बाद। क्योंकि साउंड तो अपनी वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और प्लेन इस वेलोसिटी से। तो हम ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरसोनिक प्लेन। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। ठीक है। और ये मार्क नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क नंबर से। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया जाता है मार्क नंबर। मार्क नंबर बेसिकली क्या होता है? 1.5 होता है। 1.5 का मतलब क्या हो गया? कि 1.5 गुना स्पीड है साउंड की। किसी का मार्क नंबर 2.5 होता है। 2.5 का मतलब 2.5 गुना, जो साउंड की स्पीड है उससे 2.5 गुना ज्यादा स्पीड है उस पर्टिकुलर व्हीकल्स की। बात समझ में? और मेरे ख्याल से 650 मीटर पर सेकेंड वाले प्लेन शायद अवेलेबल हैं। देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी के प्लेन कितने। वो शायद अमेरिका के पास ये एक ऐसा प्लेन है, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। उसका स्टाइल तो अजीब सा है बना हुआ, उसमें कुछ नजर तो आता नहीं है, बिल्कुल ब्लैक टाइप का प्लेन है। तो बहरहाल वो एक अलग विषय है। फिलहाल आपकी ये बात समझ में आ गई वेलोसिटी वाली, है ना? अब ये बच्चों एक सवाल है, इस सवाल को करेंगे आज। ये सवाल जितने भी रखे मैंने काफी देख दाख के रखे कि कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो इसको आप जरा ध्यान से कर लीजिएगा। कह रहे हैं 2 साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू ए कंटेनर ऑफ अननोन गैस। कोई कंटेनर है, ठीक है ना बच्चों? कोई कंटेनर है और इसके अंदर कौन सी गैस है? वी डोंट नो। ओके, इस कंटेनर के अंदर कौन सी गैस है हम नहीं जानते। वेव ए, कोई वेव ए चली, है ना? वेव ए चली, ए वेव चली इस डायरेक्शन में, हैज ए वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ कितनी है? ए वेव की 1.2 मीटर। ओके, वेव बी हैज वेवलेंथ कितनी है? जो आपके दूसरी वेव चली वो थी आपकी बी। ओके, तो इसकी है लैम्डा बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर्स। ओके, द वेलोसिटी ऑफ वेव बी, हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ वेव बी मस्ट बी, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, द वेलोसिटी ऑफ वेव ए। तो वेव ए की वेलोसिटी की टर्म्स में हमको निकालनी है। याद रखिए कि जब ये गैस, भले ही ये गैस अननोन है, हमें इसके थ्रू वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि कोई सी भी वेव जा रही हो उसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी कैसी होनी है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट, इसके अंदर क्या पूछा? वेव ए हैज ए वेवलेंथ, हैज ए वेवलेंथ ऑफ इतना, द वेलोसिटी ऑफ वेव बी मस्ट बी। अब इसके अंदर जो वेलोसिटी है बच्चों वो तो बराबर ही रहनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? बोलिए। तो इसमें यहाँ पर क्या हम बच्चों क्या आंसर लगाएंगे? क्या चीज लिखेंगे? जल्दी से बताइए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम क्या लिखेंगे? बी सेम। ये बच्चों कैसी होगी? सेम होगी, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ वेव बी। चाहे इनकी वेवलेंथ कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहे हम, मीडियम सेम वही गैस है, तो इनकी वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनमें से कोई चीज बदली होगी बच्चों? अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो कोई दूसरी चीज बदली होगी? सर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों बदलाव। बात समझ में आ गई? ठीक है सर बट अभी आपने तो बताया था कि अभी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। नहीं,
अगर आप वेवलेंथ बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी ना, अगर आप वेवलेंथ बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, ये मैंने कब कहा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अगर आप वेवलेंथ बदलो या फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, ये इसमें से एक भी चीज को छेड़ेंगे तो तीनों चीजें छेड़ेंगी, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलेगी जब तक आप मीडियम नहीं बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं पिछली वाली स्लाइड पे चलता हूं। इसमें मैंने ये कब कहा कि यहाँ पर वेवलेंथ अगर बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, बदलेगी। मैंने यहाँ पर क्या कहा है, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। वेलोसिटी देखिए यहाँ, वेलोसिटी क्या कहा मैंने, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ मीडियम acoustic property. So when you are not changing the medium, the velocity will be unaffected and will be unchanged. Velocity नहीं बदलेगी कभी भी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो इस सवाल, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा बदल दिया, सवाल तो सेम है, बस यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बी मस्ट बी। तो ध्यान से समझ लीजिए, इस सवाल को क्या करेंगे, ये पुराना ही सवाल है, बस इसमें ये हमने पूछी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो ये बताइए दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, क्या ये बात सबको पता है? Yes, sir. ओके, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? लैम्डा ए और फ्रीक्वेंसी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बी किसके बराबर होगी? लैम्डा बी और फ्रीक्वेंसी बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. ओके। लैम्डा ए किसके बराबर है बच्चों? लैम्डा ए बराबर है 1.2, ओके। और एफ ए हमको दे नहीं रखा है, इसकी रिस्पेक्ट में पूछा है। लैम्डा बी किसके बराबर है? 3.6। और एफ बी किसके बराबर है? हमसे पूछा नहीं है, तो हमसे एफ बी पूछा है इन टर्म्स ऑफ एफ ए। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1.2 अपॉन 3.6, ओके। ये हो जाएगा 1/3 ऑफ एफ ए। तो एफ बी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एफ ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए Yes, sir. सबके समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन सेम ही है ये, ओके। बच्चों दोबारा से ज्वाइन करिए फटाफट, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, शाबाश।